अस्सलाम वालेकुम। मेरी आवाज़ आ रही है आप सबको? वालेकुम सलाम। ये सर आ रही है आपकी आवाज़। ओके, मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ और आज के टॉपिक को डिस्कस करते हैं। मेरी स्क्रीन विजिबल है आप सबको? ये सर विजिबल है। ओके। आज का जो टॉपिक है, कल हमने डिस्कस किया था स्ट्रिंग्स के बारे में कि स्ट्रिंग्स के अंदर जो केस होते हैं उनको हम कैसे डील कर सकते हैं उनके साथ। इसके अलावा जितने भी मेथड हैं स्ट्रिंग में, कि अगर स्ट्रिंग में से हमने कोई वाइट स्पेस को रिमूव करना है वो कैसे करेंगे, अगर हमने कोई वाइट स्पेस को ऐड करना है तो वो कैसे कर सकते हैं। ये चीज़ें कल हमने डिस्कस की थी। तो आज हम डिस्कस करना है पाइथन नंबर्स, कमेंट्स एंड द जेन ऑफ पाइथन। तो सबसे पहले हम देखते हैं, कल हमने डिस्कस किया था स्ट्रिंग डाटा टाइप के बारे में, आज हम पढ़ेंगे नंबर्स के बारे में। तो नंबर्स के अंदर कौन कौन से डाटा टाइप्स आ जाते हैं? इंटीजर्स। इंटीजर्स आर द होल नंबर्स यूज फॉर काउंटिंग और इंडेक्सिंग। एज यू नो डैट मैथ में हम यूज करते हैं इंटीजर्स लाइक जीरो, प्लस, माइनस, वन, टू, लाइक जो भी नंबर हैं जो जीरो से शुरू होते हैं और आगे सौ ऑन चले जाते हैं, वो सारे नंबर, उन सबको हम क्या कहते हैं? इंटीजर। इसी तरह के फ्लोट्स फ्लोट्स रिप्रेजेंट डेसिमल नंबर्स एंड आर यूजफुल फॉर प्रिसाइज कैलकुलेशंस। फ्लोटिंग पॉइंट ये डेसिमल फॉर्म की सूरत में होते हैं। हम कह सकते हैं कि कोई भी नंबर हो उसके अंदर अगर इशारिया ऐड कर दे तो वो फ्लोटिंग पॉइंट की सूरत में आ जाता है। इसी तरह आगे, नंबर सर्व एसेंशियल पर्पसेस इन प्रोग्रामिंग एनेबलिंग डाटा मैनिपुलेशन एंड रिप्रेजेंटेशन। जो नंबर्स हैं हम इसको जैसे कि जब हमने कोई गेम बनानी है अगर पाइथन के जरिए, तो हम क्या करेंगे, अगर हमने गेम में कोई स्कोर रिप्रेजेंट करवाना है, कोई स्कोर शो करवाना चाह रहे हैं कि नंबर की सूरत में वो स्कोर यूज़र को विजिबल हो, ठीक है, तो उसके लिए हम नंबर्स का यूज़ करते हैं। इसी तरह आगे, अंडरस्टैंडिंग न्यूमेरिक टाइप्स इज क्रिटिकल फॉर इफेक्टिव कोडिंग इन पाइथन। जो जितने भी नंबर्स हैं, इनकी जो डाटा टाइप्स होगी, इंटीजर, स्ट्रिंग, इंटीजर्स, फ्लोट्स, ठीक है, तो इनकी अंडरस्टैंडिंग करना ज़रूरी है ताकि हम जितने भी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व कर सकें। और जो नंबर्स हैं उनको हम यूज़ कर सकते हैं डाटा की विजुअलाइजेशन में, अगर और हमने अगर कोई इंफॉर्मेशन स्टोर करवानी है वेब एप्लीकेशन में, अगर हम कोई वेबसाइट बना रहे हैं और उसके अंदर हमने इंफॉर्मेशन को स्टोर करवाना है तो हम क्या यूज़ करेंगे? नंबर्स, ठीक है। उसके बाद है बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेशंस। ये सब आपने मैथ में पढ़े हुए हैं, जैसे एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन, कि अगर हमने दो नंबर को ऐड करवाना है तो हम प्लस का साइन यूज़ करेंगे। इसी तरह हम पाइथन की जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उसके अंदर भी डिफरेंट तरह के ऑपरेशन को परफॉर्म करवाने के लिए इन सिंबल का यूज़ करते हैं। एडिशन और सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन एंड ऑर्डर ऑफ ऑपरेशंस। लाइक यू नो अबाउट इन मैथ, जब हम छोटी 9 या 10 की क्लास में होते थे तब हमने पढ़ा था डिमास रूल, कि सबसे पहले डिवीजन करनी है, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड देन सब्ट्रैक्शन। तो वो सारा क्या आता है? ऑर्डर ऑफ ऑपरेशन में। इसी तरह जो पाइथन का इंटरप्रेटर है वो क्या करेगा, वो इन साइंबल्स को रिकॉर्गनाइज करेगा, रिकॉर्गनाइज करने के बाद एक ऑर्डर में उनको परफॉर्म करेगा और हमें रिजल्ट शो कराएगा, ठीक है। इसी तरह आगे फ्लोट्स एंड प्रिसीजन। फ्लोट्स के बारे में अगर देखा जाए तो फ्लोट्स इन पाइथन रिप्रेजेंट डेसिमल नंबर्स अलाउइंग मोर फॉर मोर प्रिसाइज कैलकुलेशंस। बेसिकली जो फ्लोटिंग पॉइंट नंबर है उनको जो पाइथन का इंटरप्रेटर है वो क्या करता है, हमें उसका काम है, उसने हमें प्रिसाइज आंसर देना है। वो क्या करेगा, जो इशारे के बाद जितनी भी वैल्यूज आ रही हैं वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेगा कि मैं यूज़र को एक एक्यूरेट और प्रिसाइज आंसर दूं, ठीक है। दे आर क्रूशियल फॉर एप्लीकेशंस रिक्वायरिंग फ्रैक्शनल वैल्यूज सच एज फाइनेंशियल कैलकुलेशंस और साइंटिफिक मेजरमेंट्स। कि जितनी भी कम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स हैं और उनके बाद जैसे कि हमने दो नंबर को सम किया है, सम करने के बाद लेकिन जो उनकी वैल्यू है इशारिये में वो 10 से लेके 12 डिजिट्स तक आ रही है, तो उसका जो पाइथन का इंटरप्रेटर है वो क्या करता है कि मैं यूज़र को एक्यूरेट रिजल्ट दूं और वो प्रिसाइज दूं। पाइथन का इंटरप्रेटर अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता है कि यूज़र को प्रिसाइज आंसर प्रोवाइड किया जाए, ठीक है। उसके बाद न्यूमेरिक फीचर्स हैं कुछ, जैसे एक्सपोनेंट्स। तो एक्सपोनेंट्स क्या होते हैं, जब हम डबल स्टेरिक ऑपरेटर का साइन यूज करते हैं तो वो एज एक्सपोनेंट का काम करता है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, टू, डबल स्टेरिक एंड थ्री।
और जो 3 है वो पावर है 2 की। 2 एक बेस है और इसकी पावर है 3। जब 2 3 टाइम मल्टीप्लाई होगा वो 8 बन जाएगा, ठीक है। इसी तरह आगे मल्टीपल असाइनमेंट का है कि अगर हम चाहते हैं कि एक ही लाइन में हम मल्टीपल वेरिएबल बनाएं और उन मल्टीपल वेरिएबल के अंदर डिफरेंट तरह की वैल्यूज को स्टोर करवाएं, तो हम मल्टीपल असाइनमेंट्स को यूज कर सकते हैं। आगे थर्ड वन है अंडरस्कोर्स। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं अंडरस्कोर क्या करता है, अगर हम किसी नंबर्स के दरमियान अंडरस्कोर लगाते हैं, जैसे 10 नंबर्स हैं और उनके दरमियान में अंडरस्कोर लगाई है हमने अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए, ताकि हमें पता चले कि ये लैख में है या थाउजेंड में है नंबर, या मिलियन वगैरह में जिसमें भी है। तो इसके जरिए हम क्या कर सकते हैं, जो पाइथन का इंटरप्रेटर है वो इस अंडरस्कोर को इग्नोर करेगा, वो समझेगा ये पूरी एक कैलकुलेट है, एक पूरी एक वैल्यू है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं 1960 और इनके दरम्यान में 2 अंडरस्कोर हैं। तो जो पाइथन का इंटरप्रेटर है उसके लिए ये सिर्फ 1 मिलियन है। अगर आगे हम जाके इसको मज़ीद प्रैक्टिकल जब करेंगे इसका, तो इसकी डिटेल आपको मज़ीद बता दूंगा। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ेंगे अंडरस्टैंडिंग कमेंट्स इन कोड। कमेंट्स क्या होते हैं कि कमेंट्स आर एसेंशियल नोट्स विद इन द कोड इग्नोर्ड बाय द इंटरप्रेटर। जो कमेंट्स हैं पाइथन की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, और जो भी कोई भी प्रोग्राम लैंग्वेज हो गई, कमेंट्स क्या काम करते हैं, जो हमारे कोड जो जो भी हमने लाइन लिखना चाह रहे हैं यूज़र की डिस्क्रिप्शन के लिए, ताकि हमें याद रहे हमने ये कोड किस लिए लिखा है, तो हम कमेंट्स का यूज़ करते हैं। और कमेंट्स को क्या किस तरह यूज़ कर सकते हैं, हैश का सिंबल यूज़ करके हम कमेंट्स क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। अगर हम कमेंट्स की इम्पोर्टेंस के बारे में डिस्कस करें कि इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, हम इसको क्यों यूज़ करते हैं। Comments help clarify code functionality, making it easier to understand later। जैसे कि मैंने कोई कोड लिखा है 10 लाइन का, मैंने लिखा था लास्ट मंथ, और अब मुझे नेक्स्ट मंथ वो याद नहीं है कि मैंने किस चीज़ के बारे में ये कोड लिखा था। तो मैं क्या कर सकता हूँ, फर्स्ट लाइन में उसकी एक डिस्क्रिप्शन या एक कमेंट लिख सकता हूँ, जिसके अंदर मैं लिख दूंगा कि ये कोड ये काम कर रहा है, ठीक है। तो और इसका एक और इम्पोर्टेंस है कि टीम वर्क, जैसे कि एक टीम में 6 पर्सन काम कर रहे हैं और एक पर्सन है उसने 100 लाइनों का कोड लिखा है, और 100 लाइनों का कोड लिखा है, जिस बंदे ने कोड लिखा है उसी को उस कोड का पता होगा कि ये कोड क्या काम कर रहा है। लेकिन अगर किसी न्यू पर्सन को वो कोड प्रोवाइड किया जाए तो उसको समझने के लिए थोड़ा मुश्किल होगी। तो हम क्या यूज़ करते हैं, हम कमेंट्स का यूज़ करते हैं। कमेंट्स जब हम वहाँ पे लिख देंगे, हमने जब स्पेसिफिक फंक्शन क्रिएट किया है, स्पेसिफिक फंक्शन क्रिएट करने से पहले हमने एक कमेंट दे दिया कि ये जो फंक्शन है ये काम कर रहा है, ठीक है। तो अगर कोई न्यू पर्सन है उस कोड को देखेगा तो इजीली उसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जो स्लाइड्स हमने डिस्कस किए हैं, तो आपका उनके रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो आप वो पूछ सकते हैं। और ये जो हम जूम पे लाइव सेक्शन कर रहे हैं, इसका मकसद ये नहीं है कि सिर्फ आपको लेक्चर प्रोवाइड किया जाए। इसका मकसद ये है कि अगर आपको आपका कोई भी क्वेश्चन हो, जैसे अगर आप कोई इशू फेस कर रहे हैं, जैसे कल हमने स्ट्रिंग के बारे में डिस्कस किया है, आप उसकी कोई असाइनमेंट या कोई क्विज वगैरह सॉल्व करके हैं, वो हमसे डिस्कस करें, या कोई इशू है उसको हमें बताएं, हम उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। यहाँ पे एक कोट है बहुत प्यारी, द स्मार्टेस्ट स्टूडेंट आर नॉट दोज हु नाउ एवरीथिंग बट दोज हु आस्क व्हेन दे डोंट। इसका क्या मतलब है, ज़हीन लोग वो हैं जो जिनको सब कुछ पता है, ज़हीन लोग वो नहीं हैं। लेकिन ज़हीन लोग वो हैं जिनको जो क्वेश्चन जो कि जिस चीज़ का उनको इल्म नहीं है उसके बारे में पूछते हैं आगे, ठीक है। तो लेक्चर तो आपको यूट्यूब पे भी बहुत सारे मिल जाएंगे, इसीलिए लेकिन लाइव सेशन का मकसद ये है कि आप इंगेज इंगेज करें हमारे साथ, और कोई भी क्वेश्चन हो आप उसके बारे में पूछें, ठीक है। अगर आपका किसी चीज़ के बारे में क्वेश्चन है, जैसे पीछे हमने नंबर, इंटीजर्स, फ्लोटिंग पॉइंट का थोरेटिकल इंफॉर्मेशन के बारे में डिस्कस किया है, तो अगर आपको उसके रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। ओके, अगर कोई भी क्वेश्चन नहीं है तो आप चैट में यस कमेंट कर सकते हैं, जिससे मुझे आइडिया हो जाएगा। जी अस्सलाम वालेकुम जी। सर, वालेकुम सलाम। मेरा क्वेश्चन ये है कि जो आपकी नेगेटिव वैल्यूज़ हैं
वो आपकी फ्लोट में कंसीडर होंगी या वो इंटीजर्स में वो भी कंसीडर होंगी? नेगेटिव, अगर नेगेटिव 5.7 आता है तो क्या वो फ्लोट होगा या वो इंटीजर होगा? बेसिकली वो भी अगर हम उसको आगे जब उसका प्रैक्टिकल करेंगे, उसको सॉल्व करके देख लेंगे, तो तब मैं आपको मज़ीद डिटेल में बता दूंगा। ठीक है सर, ये पॉइंट आप अपने पास सेव कर लें, उसको देख लेंगे। और एक और चीज़, जब कि हम कोई टॉपिक डिस्कस कर रहे हो, अगर आपको कोई इशू हो, आप उसको एक सेपरेट कॉपी पेंसिल में नोट कर सकते हैं, ताकि बाद में आपके माइंड से मूव ना हो। तो जब टॉपिक कोई भी एक टॉपिक एंड होगा, उसके बाद 1-2 मिनट की ब्रेक लेंगे, जिसके अंदर आपसे क्वेश्चन लिए जाएंगे, और आप कोई भी क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं। ठीक है। ओके, तो अब कोलैब शीट्स की तरफ मूव करते हैं। ठीक। नंबर्स, सो सबसे पहले हमने इंटीजर्स के बारे में पढ़ना है। इंटीजर सिंपली आपको पता है कि कोई भी नंबर है, वो इंटीजर कहलाते हैं। जो जीरो से स्टार्ट होते हैं और सो ऑन आगे चलते जाते हैं, वो सारे नंबर इंटीजर कहलाते हैं। होते तो वो नंबर ही हैं, लेकिन इंटीजर की फॉर्म में होते हैं वो सारे। ठीक है। अगर मैं सबसे पहले अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करवाएं, यहाँ पे मैं लिखता हूँ प्रिंट। मैं दो नंबर को ऐड करवाना चाह रहा हूँ, तो मैं क्या लिखूंगा, 2 + 3। ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 5। जैसे आपको पता है कि अगर हमने मैथ में किसी भी दो नंबर को ऐड करना हो, तो हम सिंपली उनको प्लस का साइन लगाते हैं और दो नंबर्स को ऐड कर लेते हैं। लेकिन जब हमने पाइथन में इसको कैसे यूज़ करना है, हम चाहते हैं, आपको प्रिंट स्टेटमेंट का आइडिया है कि प्रिंट स्टेटमेंट क्या करती है, जो भी इसके अंदर लिखा जाएगा उसको एज इट इज़ प्रिंट कर देगी। ठीक है। तो अब यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, मैंने दो नंबर लिए हैं, और दो नंबर के अंदर मैंने एडिशन का साइन यूज किया है, तो ये क्या करेगा, इन दोनों नंबर को ऐड कर देगा। ठीक है। इसी तरह आगे मैं सब्सट्रैक्शन का ऑपरेशन भी परफॉर्म करवा सकता हूँ। अगेन मैं प्रिंट स्टेटमेंट लिखूंगा। प्रिंट स्टेटमेंट लिखने के बाद मैं कोई दो नंबर लूंगा और उनके दरम्यान सब्ट्रैक्शन करवा दूंगा। ठीक है। अब जैसे कि आप देख सकते हैं, सेम एडिशन वाला रूल अप्लाई हुआ है, और अंदर साइन चेंज कर देना सब्ट्रैक्शन के लिए। तो इसी तरह दो नंबर की सब्ट्रैक्शन हो जाएगी। आगे मल्टीप्लिकेशन के लिए मल्टीप्लाई का साइन यूज करेंगे। 6 मल्टीप्लाई 9। ठीक है। 54। इसी तरह आगे डिवीजन ऑपरेटर, प्रिंट 2। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब देखें, जब यहाँ पे हमने फोर मैथमेटिकल ऑपरेशन को परफॉर्म करवाया कोडिंग के थ्रू। ठीक है। तो अब देखें, यहाँ पे हमने एडिशन किया है, यहाँ पे सब्ट्रैक्शन, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन, और यहाँ पे डिवीजन। अब एक चीज़ है कि जब हम दो इंटीजर नंबर को डिवाइड करते हैं, तो उनका आंसर एज अ फ्लोट आता है हमें, डेसिमल की फॉर्म में आता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, जब मैंने 4 को 2 से डिवाइड किया, तो इसका आंसर है 2.0। मतलब ये कि जो पाइथन का इंटरप्रेटर है ना, वो कर क्या काम करता है, वो चाहता है कि यूज़र को ना एक्यूरेट और प्रिसाइज आंसर प्रोवाइड किया जाए, जिसके अंदर कोई इशू ना हो। तो इसीलिए उसको फ्लोटिंग पॉइंट में रिटर्न करता है। अगर मैं यहाँ पे वन बैक स्लैश ना यूज़ करने, अगर मैं डबल यूज़ करूँगा डिवीजन का साइन, तो इससे क्या होगा, अब हमें एग्जैक्ट इंटीजर में वैल्यू मिलेगी। जो फ्लोटिंग पॉइंट की वैल्यू है, वो ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाएगी। अब देखिएगा, यहाँ पे हमें एग्जैक्ट 2 मिलेगा अब। ठीक है। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं दो नंबर को डिवाइड करूं और मुझे उसका आंसर इंटीजर में आए, तो आप ये डबल डिवीजन का साइन यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आप ऐसा नहीं चाहते, तो आप सिंगल इसका डिवीजन का साइन यूज़ करें, तो आपको आंसर पॉइंट में मिलेगा। ठीक है। वो भी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। इसी तरह आगे ऑर्डर ऑफ ऑपरेशन है।
ऑर्डर ऑफ ऑपरेशन में क्या होता है कि आपको पता है कि डिमास रूल होता है मैथ में। डिमास रूल क्या करता है, पहले डिवीजन, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड उसके बाद सब्ट्रैक्शन। तो अब देखें यहाँ पे, अगर मैं पहले मल्टीप्लाई करता हूँ तो पहले मैं लिखता हूँ ऐड, और मैंने मल्टीप्लाई किया 5 से। तो अब कोई बता सकता है इसकी आउटपुट क्या आएगी? 26 सर। यस सर, 26, या इसने क्या किया, इसने देखा, इसने डमास रूल को फॉलो किए पाइथन के इंटरप्रेटर ने। पहले इसको मल्टीप्लिकेशन करवाया, दो नंबर को मल्टीप्लिकेशन करवाने के बाद आगे उसने डिवीजन करवाई है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे डिवाइड कर दूं, डिवाइडेड बाय 2, तो अब क्या आएगी आउटपुट? 14। यस सर, 14। अब देखें पॉइंट में क्यों आई है। पॉइंट में इस वजह से आई है, इसने जब इसको यहाँ पे डिवाइड किया तो कौन सा साइन था, सिंगल डिवीजन का। तो डिवाइड किया इसने, हमें आंसर दिया 3.0। 3.0 यहाँ पे आया, 3.0 को 4 से मल्टीप्लाई किया, वो 12.0 हो गया। तो 12.0 में 2 को ऐड किया, फिर आंसर दिया 14.0। अगर हम चाहते हैं कि हमारा आंसर इंटीजर में आए तो हम ये डबल डिवीजन का साइन यूज करेंगे, ठीक है। आप देख सकते हैं। इसी तरह आगे अगर हम ब्रैकेट्स का यूज करें, इसके अंदर 2 + 5 मल्टीप्लाई 4, अब क्या आंसर आएगा, कोई बता सकते हैं? 28। 40 सर, 28? 40। नो, 28, यस सर, 28 ही है। तो इसके अंदर क्या हुआ है, अब देखें यहाँ पे तो डमास रूल को फॉलो कर किया जा रहा था, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे इन्होंने जो डमास रूल है, डमास रूल से पहले आती है ब्रैकेट। जो चीज़ ब्रैकेट में होगी, पाइथन का इंटरप्रेटर उसे पहले सोल्व करेगा। उसे सोल्व करने के बाद जो आंसर आएगा, जो रिमेनिंग चीज़ बच गई है, फिर उसके साथ ऑपरेशन को परफॉर्म करवाएगा, ठीक है। इसी तरह अगर मैं यहाँ लिखूँ प्लस, और इसको थोड़ा सा और कॉम्प्लेक्स कर दें, 4 × 2, ठीक है। अब क्या आएगी आउटपुट? आई थिंक 15 आएगी। 15। यस, ओके, ठीक है। इसी तरह ये बताने का मकसद ये है कि अगर डमास रूल से पहले क्या आती है, ये ब्रैकेट, जो पाइथन का इंटरप्रेटर है वो ब्रैकेट को सोल्व करता है, उसके बाद आगे डमास रूल को फॉलो करता है, ठीक है। ये थे हमारे ऑर्डर ऑफ ऑपरेशन के, हम नंबर और जितने भी हमारे अरिथमेटिक ऑपरेशन, अरिथमेटिक सिंबल्स हैं, उनको यूज़ करके हम किस तरह डिफरेंट ऑपरेशन परफॉर्म करवा सकते हैं, और किस तरह हम एक ऑर्डर में इनकी कैलकुलेशन कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपका यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। अब्दुल्ला मैम का क्वेश्चन है, उन्हें थोड़ी गाइडेंस चाहिए। मैम फातिमा को रिगार्डिंग डिपेंडेंसीज उन्होंने इंस्टॉल करनी है। चैट में उन्होंने क्वेश्चन दिए, काइंडली उससे आंसर करें। ठीक है, श्योर मैम। मैम पूछ रही हैं, उनको इशू आ रहा था पाइथन का जो ORG है उसको इंस्टॉल करने में। ओके मैम, अभी ये क्लास जो है आई थिंक 10 से 15 मिनट में ओवर हो जाएगी, तो मैम उसके बाद हम ये इशू को रिजोल्व कर लेंगे, ठीक है। अगर आपका यहाँ तो कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ लें, नहीं तो आगे हम फ्लोट को पढ़ते हैं। अच्छा, फ्लोट्स क्या होता है? इसके अंदर हमने फ्लोट होते हैं डेसिमल पॉइंट वाले नंबर। अगर यहाँ पे एक मैंने डेसिमल नंबर लिया है और इसको मैं ऐड कर रहा हूँ 0.1, तो इसका आंसर भी हमें डेसिमल में आएगा, ठीक है। कि 0.1 भी एक डेसिमल पॉइंट, उसका जो डेसिमल फॉर्म है, और ये भी डेसिमल फॉर्म है। जब हम इन दोनों को ऐड करें तो इसका आंसर भी डेसिमल फॉर्म में आएगा। इसी तरह आगे अगर मैं दोबारा, यहाँ पे कोई भी आप डेसिमल नंबर ले सकते हैं और उसका ऑपरेशन परफॉर्म करवा सकते हैं। अगर मैं एक इंटीजर का नंबर लूँ और साथ में एक डेसिमल नंबर लूँ,
और अब मैं इनको मल्टीप्लाई करूं तो कोई बता सकता है क्या आउटपुट आएगी? फ्लोट पॉइंट में आएगी सर। ओके, यस, 0.2। ओके, हाँ, ये इसकी जो आउटपुट है वो एक फ्लोटिंग पॉइंट में आएगी। इससे हमें पता चला कि अगर हम किसी इंटीजर को किसी फ्लोटिंग पॉइंट के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका आंसर ही फ्लोटिंग पॉइंट में आता है। ठीक है, जैसे जो मैथमेटिकल ऑपरेशन में होता है या मैथ्स में होता है। ठीक है, इसी तरह आगे उसके बाद प्रिंट 0.2। ठीक है, अब देखें, आंसर तो इसका बनता है 0.3, लेकिन जो पाइथन का इंटरप्रेटर है उसने आंसर कितना लेंथी दिया है। जैसे हम स्लाइड में डिस्कस कर रहे थे कि जो पाइथन का इंटरप्रेटर है बाज़ औक़ात क्या करता है कि यूज़र को आंसर देता है कि अपनी तरह से पूरी कोशिश करता है कि यूज़र को फुल प्रिसाइज आंसर दिया जाए इशारिये की सूरत में, ताकि कोई भी उसके अंदर इशू ना हो। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे भी हमने ऐड किया था, लेकिन 0.2 के बाद आगे कोई भी नंबर नहीं आए। तो ये उसका इंटरप्रेटर ही इस तरह का पाइथन का कि वो बाज़ औक़ात हमें क्या करता है, डेसिमल के बाद बहुत ज़्यादा नंबर दे देता है ताकि उसको जो आंसर है उसको प्रिसाइज बनाया जा सके। ठीक है, इसी तरह अगर आगे मैं मल्टीप्लाई करवाता हूँ, प्रिंट 3 को मल्टीप्लाई किया 0.1 से, इसका भी आंसर आई थिंक सेम ही आएगा। ठीक है, ये अबव वाला ही आंसर है। तो जैसे हमने पहले बात की, जो पाइथन का इंटरप्रेटर है वो कोशिश करता है कि यूज़र को प्रिसाइज फॉर्म में आंसर दिया जाए। उसके बाद ये था फ्लोटिंग पॉइंट। आगे इंटीजर एंड फ्लोटिंग पॉइंट, इन इसको भी हमने देख लिया कि अगर इंटीजर और फ्लोटिंग पॉइंट दोनों को ऑपरेशन परफॉर्म करवाने तो हम किस तरह कर सकते हैं। ये इंटीजर था और ये फ्लोटिंग पॉइंट था। उसके बाद है अंडरस्कोर्स इन नंबर्स। एक और चीज़ है, जिस तरह अभी हमने डिस्कस किया पीछे एक्सपोनेंट, डबल स्टैटिक ऑपरेटर के बारे में, तो उसको कैसे यूज़ कर सकते हैं। 3 डबल मल्टीप्लाई का साइन 2। तो ये जो डबल स्टेरिक ऑपरेटर है, ये क्या करता है, ये एक्सपोनेंट का काम करता है। जैसे हमारे पास दो नंबर हैं, एक है 3 और एक है 2। जो ये 2 नंबर है ये पावर है 3 की। जब हम ये डबल स्टेरिक ऑपरेटर का साइन यूज करेंगे तो इसका आंसर क्या आएगा, कोई बता सकता है? 9। 9। यस सर, यू आर राइट, इसका आंसर है 9। इसी तरह हम डबल स्टैटिक ऑपरेटर को यूज कर सकते हैं जब हमें एक्सपोनेंट चाहिए हो। ठीक है, आगे हम डिस्कस करते हैं अंडरस्कोर इन नंबर्स। कि जैसे एक नंबर है और इसकी अंडरस्कोर। ठीक है, जैसे हमने पीछे स्लाइड्स में देखा था कि ये क्या 1 मिलियन। तो अब मैं क्या चाहता हूँ, इसको प्रिंट करवाऊँ नंबर। तो किसी को आइडिया है कि क्या आउटपुट आएगी? यस ये सर, सर जुबैर 1 लाख साजिद। आएगी। यस सर, जुबैर साजिद, आपका कोई क्वेश्चन है? जी जी, वो सर मैंने पूछना था, वो जो ऊपर 15 जिसका रिजल्ट आया था उसको एक बार थोड़ा सा दोबारा एक्सप्लेन कर देंगे। ये वाला सर। जी जी। ओके ओके, श्योर। तो ये देखें सर, पहले अगर ब्रैकेट्स ना ना हो हमारे पास तो वो जो पाइथन का इंटरप्रेटर है वो डमास रूल को फॉलो करता है। डमास रूल में डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड लास्ट में सब्ट्रैक्शन। तो लेकिन अगर जब हम ब्रैकेट का यूज़ करें तो ये क्या करता है, सबसे पहले ब्रैकेट वाले ये जो उसके अंदर जो भी चीज़ होगी उसको पहले कंप्लीट करेगा। जैसे ये देखिए, आप यहाँ पे देख सकते हैं ये फर्स्ट ब्रैकेट का क्या आंसर आएगा, मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ। यहाँ पे कमेंट बना रहा हूँ, तो ये आप यहाँ पे देखें 2 + 5 7। पहले ब्रैकेट को सोल्व कर रहे हैं, जब 4 को डिवाइड किया 2 से 2 आएगा। उसके बाद मल्टीप्लिकेशन हो रही 4 के। ठीक है, अब आप देख सकते हैं यहाँ पे ना ब्रैकेट्स खत्म हो गई हैं। ब्रैकेट्स खत्म हो गई हैं और उसके बाद क्या करेगा, ब्रैकेट्स खत्म होने के बाद अब डमास रूल फॉलो होगा।
डुमास रूल में क्या होगा, पहले मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन। डिवीजन तो यहाँ पे अब है नहीं है, तो पहले मल्टीप्लिकेशन होगी, मल्टीप्लिकेशन हुई 2 मल्टीप्लाई हुआ 4 से, वो कितना हो गया 8, 7 प्लस 8। ठीक है सर, अब जहाँ पे जब 7 और 8 आपस में ऐड होंगे तो आंसर आ जाएगा 7 7 14 और 15 आंसर आ जाएगा। ठीक है। ओके सर, इसका मतलब सर जो ब्रैकेट्स आ जाए उसके अंदर बेशक कोई भी फिर हो ऑपरेटर, हम ब्रैकेट्स को देखते हुए पहले उनको सॉल्व करेंगे। जी बिल्कुल सर, मतलब ऐसे। ऐसा नहीं है कि जैसे कि फोर में डिवीजन हो रही है टू के साथ, तो डिवीजन जो है क्योंकि वो इसमें फर्स्ट प्रायोरिटी पे है तो हम उसको सॉल्व करेंगे, ऐसा नहीं है। हम हाँ जी ब्रैकेट्स को बिल्कुल सर। देखेंगे। जी सर बिल्कुल। हम पहले ब्रैकेट्स को ओके सर, देखेंगे, डिवीजन रूल से पहले हम ब्रैकेट्स को देखेंगे, अगर हमारे पास ब्रैकेट मौजूद है तो। ठीक है। गॉट इट सर, थैंक यू। ओके। सो यहाँ पे हम अंडरस्कोर के बारे में डिस्कस कर रहे थे। जैसे आप देख सकते हैं 1 मिलियन, तो जो पाइथन का इंटरप्रेटर है उसके लिए अंडरस्कोर ये कोई वैल्यू नहीं रखता। वो जो पाइथन का इंटरप्रेटर इस अंडरस्कोर को इग्नोर कर देता है। हमने ये किस लिए यूज़ किया, हमने अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए यूज़ किया है। अगर हम इकट्ठा और मतलब काफ़ी ज़्यादा नंबर्स आ जाएं तो हमें तो आइडिया ही नहीं होगा, कि हमें फ़र्क करना ही नहीं आएगा कितने ज़ीरोज़ हैं और कितना उसमें फ़र्क रखना है। ठीक है। तो हम क्या करते हैं, अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए और रीडेबिलिटी के लिए अंडरस्कोर को यूज़ करते हैं ताकि नंबर को इजीली रीड किया जा सके। लेकिन जो पाइथन का इंटरप्रेटर है वो इसको इग्नोर करता है। जैसे एक नंबर है, यहाँ पे मैं राइट करता हूँ। जैसे 1000 है, अगर मैं अंडरस्कोर यहाँ पे लगा दूँ 10 के बाद, तो ये पाइथन के लिए सेम है, उसको वो इसको 1000 ही कंसीडर करेगा। ठीक है। अगर मैं अंडरस्कोर यहाँ पे लगा दूँ फिर भी इसको 1000 कंसीडर करेगा। अगर मैं हार्ड डिजिट के बाद भी अंडरस्कोर लगाता हूँ ना, तो पाइथन का जो इंटरप्रेटर है वो इसको इग्नोर करेगा, वो इसको कंसीडर ही नहीं करेगा। ठीक है। तो मैं यहाँ पे इसको प्रिंट करवाता हूँ दोबारा, तो आप देखिएगा आउटपुट आएगी 1000। ठीक है। इस तरह है ये। और इसके बाद आगे लास्ट वन है मल्टीपल असाइनमेंट्स। अगर हमने मल्टीपल असाइन करवाने हो, मल्टीपल वैल्यूज को असाइन करवाना हो वेरिएबल में, तो हम कैसे कर सकते हैं। जैसे आप देख सकते हैं मैंने एक ही लाइन पे 3 वेरिएबल्स बनाए हैं, ए बी और सी के नेम से। ठीक है। और इनके अंदर डिफरेंस करने के लिए मैंने क्या किया है, मैंने ये कोमा लगा दिया है। अब मैंने इनकी वैल्यू को असाइन करना है। अगर मैं लिखता हूँ 12, 13 और 15, तो अब देखें जो जो नंबर पहले आया है ना, जैसे ये पहला वेरिएबल ए है, तो ये पहली वैल्यू को स्टोर करवाएगा। और दूसरा वेरिएबल है बी, तो ये दूसरी वैल्यू को स्टोर करवाएगा अपने अंदर। इसी तरह तीसरा वेरिएबल है सी, तो ये तीसरी वैल्यू को स्टोर करवाएगा। अगर मैं इसको प्रिंट करूं, प्रिंट ए बी और सी, ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ ये आपको पॉइंट क्लियर हो गया। जब भी हमने मल्टीपल वैल्यूज को असाइन करना हो एट अ वन लाइन, तो हम क्या करेंगे, इन कॉमास को यूज करते हुए एक ही लाइन पे हम बहुत ज्यादा मल्टीपल वेरिएबल्स को डिक्लेयर कर सकते हैं। डिक्लेयर करने के बाद हम उतनी ही वैल्यूज उनको दे सकते हैं। और एक और चीज़ है कि जो वेरिएबल पहले होगा उसको पहली वैल्यू मिलेगी, और जो सेकंड वेरिएबल होगा उसको सेकंड वैल्यू मिलेगी। ठीक है। तो ये मल्टीपल असाइनमेंट्स के बारे में था। इसी तरह आगे लास्ट है कॉन्स्टेंट्स। कॉन्स्टेंट्स क्या होते हैं। कॉन्स्टेंट्स हम इसलिए यूज करते हैं कि इसके लिए जो वेरिएबल बनाया जाता है ना, कॉन्स्टेंट और सादा वेरिएबल में डिफरेंस करने के लिए हम क्या करते हैं, जो जितने भी लेटर्स होते हैं हम उनको कैपिटल लिखते हैं। कैपिटल क्यों लिखते हैं, ताकि जो प्रोग्रामर है उसको पता हो कि ये कांस्टेंट है और इसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी, इसकी वैल्यू सेम रहेगी। जो जो भी हमने कोड लिखा है उस सारे कोड में ये कांस्टेंट है, इस वैल्यू को हमने चेंज नहीं करना, ये वैल्यू सेम रहेगी। और इसमें मैं स्टोर करवा देता हूँ 5000। ठीक है। उसके बाद प्रिंट करता हूँ मैक्स वैल्यू, तो आप देख सकते हैं सिंपली 5000 को प्रिंट कर देगा। इसका काम क्या है, ये कांस्टेंट का काम ये है कि अगर जैसे हमने कोई प्रोग्राम बनाया है
और उस प्रोग्राम के अंदर इसकी वैल्यू सेम रहेगी, मतलब इसकी वैल्यू सारे प्रोग्राम में लाइफ टाइम तक चेंज नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि ये कांस्टेंट है, और जो कांस्टेंट को लिखने का तरीका है, उसके जितने भी लेटर हैं वो सब कैपिटल्स आते हैं। ठीक है, तो ये आज नंबर्स के बारे में था, इंटीजर, फ्लोट्स और डिफरेंट अरिथमेटिक ऑपरेशंस, अंडरस्कोर इन नंबर्स, मल्टीपल असाइनमेंट्स एंड कॉन्स्टेंट्स। अगर आपका इन किसी भी टॉपिक के रिलेटेड अभी तक कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। सर फर्ज करें अगर जो है एक ही लाइन में अगर जो है वो अरिथमेटिक ऑपरेशंस में अगर जैसे प्लस है तो वो मल्टीपल टाइम्स आ जाए, तो उन उस सिनेरियो में फिर किस तरह से यानी कि वो होता है। अच्छा सर, आप कह रहे हैं कि जैसे एक, जैसे मल्टीपल वेरिएबल्स हैं और उसके अंदर प्लस आ जाए। हाँ जी। आप कह रहे हैं ऐसे 1 + 2, ऐसे कह रहे हैं? अ, मतलब एक ही जो है वो लाइन ऑफ कोड है उस पे जो है वो मल्टीपल जो है वो हम कर रहे हो, उसको प्लस कर रहे हो या माइनस कर रहे हो, तो उस केस में यानी कि किसको प्रेफरेंस दी जाती है। आई अच्छा, थिंक आप कह रहे हैं कि लेफ्ट टू अ, राइट, लेफ्ट टू राइट होगा। जो कंपाइलर है वो लेफ्ट टू राइट करता है। सर आपका क्वेश्चन क्लियर नहीं हुआ इतना। अगर सर हुआ वो आपको क्लियर है तो आप रिपीट कर सकते हैं। ये मैम फौजी है, ये मैम आमना। अ, सर आप कह रहे हैं कि मतलब सर जैसे आप फॉर एग्जांपल 10 -5 -2 -1 इस तरह एक ही लाइन में आ जाए। अच्छा, आप कह रहे हैं कि जो इनकी वैल्यूज हैं वेरिएबल की, इस तरह लिख दूं, जैसे 10 - 5, 10। हम्म। बताइएगा, मैं लिख रहा हूँ। 10 - 5 - 4, इस तरह करके। हाँ मतलब मल्टीपल नंबर्स इस तरह आ जाए जो एक ही ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा हो, तो फिर कंपाइलर कैसे जो है इस चीज को करता है। ठीक है, ये देखें सर, आप आप इसके बारे में पूछ रहे हैं मल्टीपल। आप कह रहे हैं कि जैसे अगर मल्टीपल ऑपरेशन परफॉर्म हो रहे हो एक ही लाइन में, तो उसको पाइथन का इंटरप्रेटर कैसे डील करेगा, ये क्वेश्चन है। मल्टीपल ऑपरेशंस नहीं, मतलब एक ही जैसे माइनस हो रहा है तो माइनस ही हो रहा हो, लेकिन मल्टीपल नंबर्स हो रहे हो। जैसे आपने 4 × 9 किया ना, ये ना हो सिर्फ 4 - 9 आप कर ले, इस तरह से मैं कह रहा हूँ। अच्छा ऐसे। अच्छा सर, सर ये जी। सिंपल है, इसके अंदर कोई भी चीज़ नहीं है कि सिंपल जैसे आम कैलकुलेशन नहीं होती वैसे करेगा। 10 में से -5 हम्म। के 5 आ गया, 5 में से -4। ये मैं आपको करके बता भी देता हूँ। ये सिंपल जो मैथ के जो क्वेश्चन नहीं होते उसी तरह ये होगा यहाँ पे भी। ठीक है, -8 आएगा, कैसे आया? 10 में से -5 गए, माइनस +5, +5 में से जब -4 गए तो पीछे क्या रह गया? +1। +1 में से जब -9 निकाले तो -8 आ गया। जिस तरह सिंपल मैथ्स में नहीं होता कि प्लस माइनस 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 प्लस, इस तरह के रूल्स इसमें भी अप्लाई होते हैं। जैसे पर 9 10 क्लास में के प्लस माइनस 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 प्लस माइनस प्लस माइनस, तो ये जो प्लस माइनस के रूल्स हैं वो वाले। ठीक है, मैं बस सर यही पूछ रहा था जिस तरह अभी आपने इसको सॉल्व करना स्टार्ट जो है वो लेफ्ट टू राइट किया है, ये चीज पूछना चाह रहा था कि लेफ्ट टू राइट होती है या राइट टू लेफ्ट, ये चीज बस पूछनी थी। ओके ओके सर, आप यहाँ जैसे कह रहे हैं कि यहाँ पे लेफ्ट टू राइट की ऐसे कह रहे हैं। लेकिन क्लियर हो गया सर, आपने वो जो लास्ट सॉल्व किया उससे आइडिया हो गया। हाँ, आप यहाँ पे आप मल्टीप्लाई लिख दें, उसका भी कोई इशू नहीं, जैसे मर्जी कर लें। यहाँ प्लस लिख दें फिर भी, लेकिन जो पहले क्या होगा, पहले मल्टीप्लाई होगा। लेकिन यहाँ पे हम्म। डिवीजन भी है, सबसे पहले डिवीजन होगा। डिवीजन होने के बाद मल्टीप्लिकेशन, एक यहाँ से नंबर आएगा और एक यहाँ से, उसके बाद एंड पे दोनों का जाके एडिशन हो जाएगा। ठीक है। ओके सर। हाँ, 11 आ गया, ठीक है। और किसी का क्वेश्चन?
मैम सामिया और सर बासित, अब अपना क्वेश्चन पूछ ले सर से। सर मैंने पूछना था, ये जो आप कह रहे थे मल्टीपल असाइनमेंट्स का, ये सिर्फ नंबर्स के लिए ट्रू है या फिर हम इसके लिए स्ट्रिंग्स वगैरह के लिए भी ऐसे लिखें तो वो भी खुद ही असाइन हो जाती हैं? यस मैम, गुड क्वेश्चन। हाँ, स्ट्रिंग वगैरह के लिए भी हम ऐसे कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे आपको मैं करके बता देता हूँ। इसको एक दफ़ा लिखा रहने देते हैं। ठीक ठीक है। तो आप पूछ रहे हैं कि ये नंबर के अलावा स्ट्रिंग के लिए भी अप्लाई हो जाता है ये रूल? तो बिल्कुल मैम, हो जाता है। यहाँ पे मैं लिखता हूँ नेम 1, नेम 2, नेम 3। तीन नेम ले रहा हूँ और वो नेम किस में स्टोर होंगे? स्ट्रिंग में। तो सबसे पहले मैं कोई भी नेम ले सकता हूँ, अली अहमद। और ठीक है, अब मैं इनको प्रिंट करता हूँ। num1, आप प्रिंट स्टेटमेंट मल्टीपल टाइम भी लिख सकते हैं। num2, num3। ठीक है। नेम आएगा, सॉरी। ठीक है मैम, ये आप देख सकते हैं। अब देखें, जब वेरिएबल बनाया है, वेरिएबल के अंदर जब हमें मल्टीपल असाइनमेंट्स देनी है, तो हम वेरिएबल्स के अंदर कोई भी वैल्यू स्टोर करवा सकते हैं। हम इंटीजर की वैल्यू को भी स्टोर करवा सकते हैं, स्ट्रिंग की वैल्यू को भी स्टोर करवा सकते हैं, और ऊपर हमने डिस्कस किया फ्लोटिंग पॉइंट के बारे में। फ्लोटिंग पॉइंट की वैल्यू को भी स्टोर करवा सकते हैं। ठीक है। इज इट क्लियर? यस सर, थैंक यू सर। मैंने एक और चीज़ पूछनी थी कि जब हम कर रहे होते हैं कुछ भी ये काम, तो हमें कैसे पता चलता है कि हमने इसकी लिस्ट बनानी है या फिर स्ट्रिंग में काम करना है? अच्छा मैम, आप पूछ रहे हैं कि जैसे कि हम कोई वेरिएबल बना रहे हैं, तो हमें उसका कैसे पता चलेगा कि हमने वो एज अ स्ट्रिंग बनाना है या एज अ नंबर, राइट? नहीं, हाँ जी, एज वो जैसे हम लिस्ट बनाते हैं ना, उसको हम्म। एक वो ब्रैकेट्स डाल के स्क्वायर वाली, और जी जी, बिल्कुल एक ऐसे बिल्कुल। स्ट्रिंग बनाते हैं, तो हमें पता कैसे चलता है कि हम दोनों में से कौन सा यूज करना है? ठीक है, हाँ, उसका एक अलग कंडीशन है। अरे को वाला हम किस लिए यूज़ करते हैं? कलेक्शन ऑफ डाटा के लिए। अगर हमारे पास इतना डाटा है, अब यहाँ पे देखें, अगर हमारे पास तीन नेम है, तो इसको हम सिंपली ऐसे लिख सकते हैं। अगर हमारे पास, आप बिल फर्ज करें, हमारे पास 20 वेरिएबल्स हैं। 20 वेरिएबल्स हैं, तो 20 वेरिएबल्स के लिए 20 वैल्यूज़ हैं। अगर मैं यहाँ पे 20 वेरिएबल्स लिखूं और इधर राइट साइड पे 20 वैल्यूज़ लिखूं, तो 20 वेरिएबल्स को 20 वैल्यूज़ असाइन होगी। तो उसके लिए ना वो, एक तो ये चीज़ है कि कोड की जो लेंथ है वो बहुत ज़्यादा हो जाएगी। अगर कोड के जो रूल्स हैं, वो क्या रूल्स हैं कि जो हमारा कोड है वो लेंथ में ना, एक लाइन पे बहुत ज़्यादा कोड नहीं होना चाहिए। उसके लिए न्यू लाइन पे आप कर लो, लेकिन एक लाइन पे ना करो। तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं? अरे। अरे क्या करता है? उसके अंदर हम बहुत ज़्यादा डाटा को स्टोर करवा सकते हैं। ठीक है। कि जैसे हमारे पास बहुत ज़्यादा डाटा की कलेक्शन है, तो उसके लिए फिर हम अरे यूज़ कर सकते हैं। जैसे अभी मैंने बताया कि हमारे पास 20 वेरिएबल्स हैं और उनकी लिए 20 वैल्यूज़ को हमें असाइन करवाना पड़ेगा। तो हम सिंपली अरे को यूज़ कर सकते हैं। ओके सही, थैंक यू सो मच सर। ओके। जैसे जैसे आगे हम जाते जाएंगे, इंशाल्लाह मोर कॉन्सेप्ट क्लियर होते जाएंगे। कि ओके सर। सर बासित अली। सर मेरा दो सवाल है। पहला सवाल ये है कि जब मैंने कोई वेरिएबल के साथ जीरो को पहले रखा नंबर में, तो मुझे सिंटेक्स एरर आया, ये क्यों आता है? दोबारा रिपीट कीजिएगा, क्या कह रहे हैं? मैंने एक वेरिएबल बनाया था A = 0 2 जीरो? 2। ऐसे? जी सर, VS कोड में फिर मैंने ए को प्रिंट किया था, तब मुझे सिंटेक्स एरर आया। ठीक है। लीडिंग zeros in decimal integers, literals are not permitted, use and zero or prefixes for octal integers। ठीक है सर, ये देखें ज़रा।
इसके अंदर क्या होता है ना, वेरिएबल्स के भी कुछ ना वेरिएबल्स में रूल्स होते हैं कि हम जो नंबर्स है ना उसको जीरो से स्टार्ट नहीं कर सकते। ठीक है। अगर कोई भी ठीक है। नंबर लिखेंगे वो सिंटैक्स एरर आएगा। सिंटैक्स एरर वाला क्या होता है कि जो पाइथन के अंदर ना ऑलरेडी जो है ना उसके लिए एरर एरर स्टोर है, कि वो पाइथन के अंदर उसके रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन स्टोर नहीं है, तो वो हमें सिंटैक्स एरर देता है कि वो हमारा जो लिखने का तरीका है ना कि वो कोड है ही गलत है। कि इसके अंदर वेरिएबल्स के कुछ रूल्स होते हैं, वो मैं इंशाल्लाह शेयर कर दूंगा स्लैक में, कि हम ना ही वेरिएबल्स को किसी जीरो वाले नंबर से, लीडिंग जीरो से शुरू नहीं कर सकते, जैसे आप यहाँ पे एरर भी देख सकते हैं। ठीक है। किसी भी नंबर को हम जीरो से स्टार्ट नहीं कर सकते। ये ना इसका सिंटैक्स एरर आएगा। ठीक है सर, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब अभी आपने ऊपर किया था 0.1 प्लस 0.2, तो 0.3 आंसर आ रहा था। अब अगर मुझे वही आंसर अगर इंटीजर में चाहिए, तब मैं क्या करूं? अ, आप कह रहे हैं कि यहाँ पे इनको ऐड किया जैसे दो नंबर्स बिल्कुल। को। ठीक जी है। जी, या तो मल्टीप्लाई करें या, तब ठीक मुझे है। इंटीजर में चाहिए। आप कह रहे हैं कि अगर मैं दो नंबर्स को ऐड करूं तो उनका आंसर भी इंटीजर में है। ठीक है। तो जी सर। इसके अंदर क्या होता है कि जब हम फ्लोट को फ्लोटिंग पॉइंट में ऐड करते हैं तो उसका आंसर हमेशा फ्लोट में ही आएगा। एक ये चीज़ है। उसके बाद अगर हम फ्लोट को इंटीजर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं फिर भी उसका आंसर फ्लोटिंग पॉइंट में ही आएगा। अगर हम चाहते हैं कि आंसर इंटीजर में आए तो उसके लिए हम फ्लोटिंग पॉइंट को यहाँ पे यूज़ नहीं करना पड़ेगा, फिर हमें इंटीजर वाली वैल्यूज को यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है। कि ये बेसिक बेसिक चीज़ें, ये मतलब कि ना ये इसके भी कुछ रूल्स होते हैं कि अगर हम फ्लोटिंग पॉइंट में दो नंबर्स को ऐड कर रहे हैं उनका आंसर फ्लोटिंग पॉइंट में आएगा। जिस तरह मैथ के कुछ रूल्स होते हैं उसी तरह ऐसे ही है इसमें। अगर हम फ्लोटिंग पॉइंट और इंटीजर को आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं फिर भी उसका आंसर फ्लोटिंग पॉइंट में आएगा, यहाँ पे जैसे आप देख सकते हैं। ठीक है। इसका भी आंसर फ्लोटिंग पॉइंट में। अगर मैं चाहता हूँ कि फ्लोटिंग पॉइंट में ना आए तो मैं सिंपली इंटीजर को यूज़ कर लूंगा, मैं फ्लोटिंग पॉइंट वाली वैल्यू को यूज़ ही नहीं करूंगा। ठीक है सर। नहीं सर, बाज बाज औकात हमें ऐसा होता है ना कि यहाँ पे फ्लोटिंग पॉइंट आ रहा है, लेकिन जमा कर रहे हैं, लेकिन हमें रिक्वायर्ड है इंटीजर। तो उस वक्त हम इंटीजर में कन्वर्ट नहीं कर सकते? सर वो आई थिंक अच्छा टाइप सर उसके कास्टिंग लिए की ना, बात कर रहे हैं। आपका पॉइंट मैं समझ गया हूँ सर। अब देखें, आप कह रहे हैं कि आंसर आया हमारा 0.2, तो इंटीजर में हम कन्वर्ट कर सकते हैं बिल्कुल। उसके लिए आईएनटी का मेथड होता है, तो वो हम आगे जाके पढ़ेंगे, लेकिन आपको मैं थोड़ा सा उसके बारे में बता देता हूँ। जैसे इसको मैंने कट किया यहाँ से, इसको मैं वेरिएबल में स्टोर करवाता हूँ और यहाँ पे ए को प्रिंट करते हैं। ठीक है। अभी देखें इसका आंसर है फ्लोटिंग पॉइंट में, और यहाँ पे ए, और वो इंट मेथड क्या करता है, जो वैल्यू हो उसको फ्लोटिंग पॉइंट वाली, कोई कोई भी वैल्यू हो स्ट्रिंग वाली फ्लोटिंग पॉइंट वाली, उसको किस में कन्वर्ट कर देता है, इंटीजर। ये इंटीजर का मेथड है। एक ही वैल्यू में को मैंने पिक किया और उस पे इंटीजर मेथड लगाया। इंटीजर मेथड को लिखने का जो सिंटैक्स है वो है आईएनटी। लगाने के बाद उसी वेरिएबल के अंदर मैंने उस वैल्यू को स्टोर करवाया। अब देखिएगा आंसर आएगा। एक मिनट, यहाँ पे मैंने ना प्रिंट स्टेटमेंट नहीं लिखी दोबारा। ठीक है। ये देखें पहले आंसर था 0.2, तो अभी भी रोंग आ रहा है, जीरो आ रहा है आंसर। ठीक है। तो ये क्या कर रहा है कि जो पॉइंट के बाद वाली वैल्यू होती है ना उसको कंसीडर नहीं करता, उसको रिमूव कर देता है। जो पॉइंट से पहले वाली वैल्यू होती है फिर उसको हमें देता है। और देखें 0.2 वो कितनी छोटी वैल्यू है। अगर मैं यहाँ पे करूँ 3.2 और यहाँ पे मैं लिखूँ 1.2, वैसे इसका आंसर आएगा 4.4 पहली प्रिंट में। लेकिन जब इंटीजर मेथड अप्लाई करेंगे तो इंटीजर मेथड क्या करेगा, पॉइंट के बाद जो भी वैल्यू होगी उसको रिमूव कर देगा। ठीक है सर, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे। आई होप इट्स क्लियर। थैंक यू सर। सर इसी चीज को मेरे ख्याल में पाइथन में करने के लिए और डबल स्लैश भी आप यूज कर सकते हैं ना, वो राउंड हाँ ऑफ कर वो देता तो है। फिर यस सर बिल्कुल, वो तो फिर डिवीजन वाले मेथड के लिए ना। सर कह रहे थे कि हम कोई ऐसा एडिशन करवाएं कि उसका आंसर इंटीजर में आए, कि हम कोई ऐसे दो नंबर को ऐड करें फ्लोटिंग पॉइंट वाले कि उसका आंसर जो है वो इंटीजर में आए। लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं है, उसके लिए हमें सेपरेटली इंटीजर मेथड को यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है। एग्जैक्टली तो सर। ये आज का सेशन था। मैम फातिमा का शायद क्वेश्चन था उसको।
मैम आप पूछ सकते हैं। मेरी आवाज़ क्लियर है आपको? जी यस सर। सर, क्लियर है। ओके। सर उनका आई थिंक इन्वायरमेंट सेट करने का इशू है। आप एक दफा वो रिपीट कर दें। अच्छा, उसके अंदर मैम मैंने देखा था वो ना पाथ का इशू है। मैम फातिमा, अगर आप स्क्रीन शेयर कर सकते हैं तो वेल एंड गुड है, तो आपको इजीली बता दूंगा। टाइम भी 7 मिनट्स रह गए। मिस फातिमा, अगर आप बोल रही हैं तो आपकी आवाज़ हमें नहीं आ रही। यस। मैम फातिमा, मैंने आपको लो कर दिया, आप अपनी स्क्रीन शेयर कर सकती हैं।